स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। अब तक आपने देखा, मिस्टर सिंह इंडिया लौटे थे। वो अक्ष से मिलना चाहते थे मगर अक्ष ने मना कर दिया। मान कुछ समझ नहीं पाया, सिर झटका और चला गया। उधर अक्ष ने फोन साइड में रखा और होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में और वो कोई छोटा खेल नहीं था। अगर ये कहानी आपको चौंका रही है तो कमेंट करके बताओ, क्या इसे आगे बढ़ाना चाहिए या इस कहानी को यही खत्म कर देनी चाहिए। और सुनो दोस्तों, मेरा चैनल बहुत नीचे जा रहा है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया ना तो शायद मैं टूट जाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकत बन जाए मेरी। आपका साथ ही मेरी असली कहानी है। तो चलिए चैप्टर की ओर। चैप्टर 116। ये डेविल मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। अति कुछ देर तक अपने फ़ोन में गेम खेलते हैं और फिर बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अति फ्रेश होकर बाहर आती है। अति अब बहुत बोर हो चुकी थी और अक्ष के आने का वेट कर रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद भी अक्ष नहीं आता है तो अति चिढ़ जाती है। उसका सोने का मन भी नहीं कर रहा था, ऊपर से उसे अक्ष ने अपने पास ना होने से गुस्से भी आने लगा था। वो बेड पर चढ़ गई और सोने की कोशिश करने लगी। अति ने अपना फ़ोन ऑन किया और उसमें अपना फेवरेट सॉन्ग लगाकर हेडफोन अपने कान में लगाकर आराम से लेट गई। गाना सुनते हुए अति को जल्दी ही नींद भी आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। वही अक्ष अपने स्टडी रूम में था। वो शायद कोई जरूरी काम में खोया हुआ था। अधिक इस वक्त मिष्टी के साथ उसके घर के गार्डन में था। दोनों ही पेड़ के नीचे लगे सोफे पर आसान से बैठे हुए थे। उनके सामने एक सुंदर सी टेबल थी और उसमें खाने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। अधिक बड़ी सी स्माइल करते हुए मिष्टी से बातें कर रहा था और मिष्टी भी बहुत खुश लग रही थी। जब से उसे पता चला था कि अधिक आस्था से प्यार करता है, उसे आस्था के लिए बहुत खुशी हो रही थी। अधिक एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुझे उससे बात करवा दोगी क्या? प्लीज़ यार, जब से उसे देखा है तब उससे बात करना चाहता हूँ। मिष्टी हंसते हुए बोली, भाई आप तो जैसे पागल ही हो गए हैं, थोड़ा सब्र तो कीजिए। उसे लड़कों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो थोड़ी शर्मिली टाइप है। मिष्टी अधिक को भाई ही कहती थी क्योंकि अधिक उससे बड़ा था और वो अधिक को पहले से जानती थी। शुरू से ही राजवंश और सिंघानिया फैमिली में काफ़ी अच्छा रिश्ता था। मिष्टी ने आस्था के बारे में अधिक को सब कुछ बता दिया था। आस्था के मॉम डैड नहीं है, वो अपने मामा मामी के साथ रहती है और तन्वी उसके मामा की बेटी है जो हर वक्त उसे परेशान करती रहती है, इसलिए आस्था उसे देखकर घबरा रही थी। आस्था यही मुंबई में ही रहती थी, लेकिन अधिक पूरे 1 साल से उसे राजस्थान में ढूंढ रहा था। अब वो वहाँ थी ही नहीं तो मिलती कैसे? वो तो बस किसी काम से वहाँ गई थी और तभी अधिक की नज़रें उस पर चली गई। अधिक ने आस्था को पहली बार रोड के साइड में एक छोटे से बच्चे के साथ देखा था। उस वक्त आस्था किसी रोते हुए बच्चे को चुप करवा रही थी जो ना जाने कब से रोए ही जा रहा था। आस्था उस बच्चे के गालों को प्यार से किस कर बोली, अरे ऐसे नहीं रोते बच्चा, तुम गुड बॉय हो ना। आस्था प्यार से उसे शांत करने लगी। आस्था उस वक्त बेहद क्यूट फेस बनाकर उसे हंसने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में वो बच्चा हंसने लगा। उसकी मॉम भी ये सब देख रही थी और आस्था का इतना अच्छा नेचर देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अधिक भी कार में बैठा उसे ही देख रहा था। वो आस्था को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे भी अपनी लिटिल के लिए ऐसी भी भाभी चाहिए जो उसे किसी डॉल की तरह रखे जैसे मैं रखता हूँ। अधिक को उसी वक्त किसी का कॉल आया। बार बार कॉल आने से अधिक ने परेशान होकर कॉल उठा और गुस्से से सामने वाले पर चिल्लाने लगा और गुस्से से कॉल कटकर जब उसने दोबारा उस तरफ देखा तो आस्था वहां से जा चुकी थी। अधिक को आस्था की सॉफ्ट नेचर बहुत पसंद आया था और उसके बाद भी वो एक बार और आस्था से मिला था और उसमें उसने बड़ी मुश्किल से आस्था की एक झलक देती थी और उसके पूरे 1 साल बाद कल पार्टी में उसने आस्था को देखा था। अधिक कुछ सोचकर मिष्टी से बोला, तुम एक बार कोशिश करो उसे मुझसे मिलवाने की, और हाँ, अगर वो तन्वी की बच्ची ने बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो उससे अच्छा सबक सिखाना। अधिक को तन्वी पहले से ही पसंद नहीं थी और अब जब उसे पता चला था कि तन्वी आस्था को परेशान करती है, वो उसे तन्वी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मिष्टी हंसते हुए बोली, भाई आप टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ हिसाब मेरा भी बाकी है। अधिक बस मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ नील स्वरा के घर के बाहर अपनी कार रोकता है और मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। नील तेज कदमों से अंदर आया और हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर एक नज़र चारों तरफ देखता है तो उसे स्वरा किचन में दिखाई देती है। स्वरा को किचन में देख नील को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे पता था स्वरा को ठीक से चाय बनना भी नहीं आता है। वो जल्दी से किचन में घुस जाता है। स्वरा अपने में ही खोई हुई थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। नील बड़े स्टाइल से वॉल से टिक कर एकटक स्वरा को देखने लगा जो रोटी बेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे हो ही नहीं रहा था, जिससे वो बहुत चिढ़ गई थी। स्वरा अपने बेले गए रोटी को देखती है जो किसी भी एंगल से रोटी तो नहीं लग रही थी, वो जापान का नक्शा लग रहा था। स्वरा उस जापान के नक्शे को देखकर अपनी कमर पर हाथ रख बोली, यार ये सब कितना मुश्किल है। सोचा था आज मैं मॉम को दिखा दूंगी कि मैं सब कर सकती हूँ। उन्हें लगता है ये सब मुझसे नहीं होगा, पर मैं करके दिखाऊंगी। खुद से गर्म गर्म पुड़िया बनाकर उन्हें दिखाऊंगी और बड़े सुकून से बैठकर खाऊंगी। लेकिन यार अब पता चला ये सब कितना मुश्किल है। स्वरा घर में शालिनी जी के हाथ का बना खाना थी और यहाँ पर आंटी के हाथ का, लेकिन आज सुबह ही अचानक आंटी की तबीयत खराब हो गई थी।
स्वरा ने सोचा कि क्यों ना खुद से आज कुछ बनाया जाए, और वैसे भी शालिनी जी उसे हमेशा कुकिंग सीखने को कहती थी। आज स्वरा उन्हें अपने हाथ का कमाल दिखाना चाहती थी। स्वरा फिर से कोशिश करते हुए आटे का गोला बनाकर बेलने लगी और उसे रिक्वेस्ट कर बोली, यार प्लीज़ इस बार भाव मत खाना है, वैसे भी मैं तुम्हें कितना प्यार से बना रही हूँ, सही से बन जा वरना मैं मॉम को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतना बोल स्वरा एक गहरी सांस लेती है जैसे वो कोई जंग जीते जा रही हो। स्वरा एक बार फिर से रोटी को देखती है तो अब उसका रोने वाला मुंह बन जाता है, क्योंकि इस बार वाला तो पहले से भी खराब बना था। स्वरा उस अजीब से बने रोटी को अपने दोनों हाथ में लेकर घूरते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतने प्यार से तो बना रही हूँ, बन जाओ ना वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकल कर फेंक दूंगी, फिर तुम्हारी ये सारी अकड़ निकल जाएगी। स्वरा उसे ही सुनने लगती है जैसे सारी गलती उसकी है। स्वरा तो उसे ऐसे सुना रही थी जैसे वो तो सब सही से कर रही थी, लेकिन आटे में ही कोई खराबी हो। नील को अब हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस वक्त स्वरा की हालत पर हंसी आ रही थी। स्वरा जो आटे से सनी हुई थी अपने पीछे मुड़कर नील को आंखें छोटी कर घूरती है। नील को सुबह सुबह अपने घर में और इस तरह से उस पर हंसता हुआ देख वो गुस्से से उसे ही देखने लगती है। स्वरा बेलन दिखाते हुए बोली, हंस क्यों रहे हो? नील अपना पेट पकड़कर बोला, यार मुझे लगा था तुम सिर्फ लोगों को धमकी देती हो, लेकिन नहीं, तुम तो आटे को भी धमकी दे देती हो। स्वरा को गुस्सा आ गया और वो इधर उधर कुछ देखने लगी और कुछ सोचकर मुस्कुरा दी और वही प्लेट में रखा हुआ सारा आटा नील के ऊपर फेंक देती है। अब स्वरा को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब समझ आया सफ़ेद भालू। इतना बोल स्वरा नील को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि नील सच में सफ़ेद भालू लग रहा था। नील जो बेचारा मस्त नहा धोकर आया था, वो स्वरा की इस हरकत पर उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा और कुछ सोचकर अगले ही पल हल्का सा मुस्कुरा दिया। नील उसके कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है जिससे सारा आटा स्वरा के ऊपर भी लग जाता है। स्वरा आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से नील को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। नील मुस्कुरा कर अपनी एक आंख विंक कर देता है तो स्वरा का मुंह ही बन जाता है और वो उससे दूर होने लगती है, लेकिन नील ऐसा होने नहीं देता और उसको खुद के बहुत करीब कर लेता है। अब उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। नील की इस हरकत से स्वरा की सांसें तेज हो जाती है और वो कसमसाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नील स्वरा के चेहरे पर झुकते हुए धीरे से बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, और वैसे भी तुमसे बहुत सारा बदला भी तो बाकी है और मैं उन्हें लेकर रहूंगा। नील एकटक स्वरा के होठों को देखने लगता है। स्वरा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नील की करीबी से उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था। स्वरा नील को दूर करते हुए बोली, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे अभी बहुत सारे काम है। स्वरा लगातार नील से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़रें तो एकटक बस स्वरा के होठों को देखे जा रहा था। नील ने स्वरा के होठों पर अपनी उंगली रख दी तो स्वरा शांति से उसे देखने लगी। नील की आंखों में कुछ था जो स्वरा को अपनी तरफ खींच रहा था। स्वरा की नज़रें भी नील के चेहरे पर जाकर अटक सी गई। नील स्वरा को और भी करीब कर खुद से चिपका लेता है। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे और एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। रॉयल विला। अति की जब नींद खुलती है तो वो उठकर बेड पर बैठ जाती है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए अक्ष को ढूंढने लगती है, लेकिन अक्ष को ना पाकर वो एक बार और चिढ़ जाती है। अति चिड़ी हुई आवाज में मन ही मन बोली, वो मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनने? डेविल कही के उन कहा था आज वो मेरे साथ ही रहेंगे, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। अति बेड से नीचे उतर जाती है और सीधा फ्रेश होने चली गई, और फ्रेश होकर आने के बाद वो सोफे पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। अति काफ़ी टाइम तक कुछ सोचती और फिर अपनी जगह से उठकर बोली, मैंने 2 घंटे से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खाकर आती हूँ। अति अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और नीचे पहुंचकर चारों तरफ घूमते लगती है। उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता तो वो सीधा किचन में चली जाती है। अति अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी और फ्रिज से एक बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा निकलकर उसे देखने लगी। अति जल्दी से उसे खोलते हुए बोली, जल्दी से खा लेती हूँ वरना डेविल मुझे ये पूरा खाने नहीं देंगे और मुझे तो सारा खाना है। अति जल्दी से उसे खोलकर खाने लगी और विला के चारों तरफ घूमते हुए वो अक्ष को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अक्ष के ना मिलने पर अति बड़ा सा मुंह फूला कर नाराजगी के साथ कर, ये डेविल मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने कहा था उन्हें कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, पर वो मेरी कहाँ सुनते हैं। वो हमेशा अपनी मन की ही करते हैं। पीरियड की वजह से उसका मूड बार बार चेंज हो रहा था, जिस वजह से वो पहले ही चिढ़ चुकी थी और अब अक्ष के ना दिखाने से उसका मूड खराब होने लगा। अति आइसक्रीम खाते हुए कुछ सोचने लगी और तभी उसे कुछ याद आता है और वो स्टडी रूम की तरफ चल देती है। अति जैसे ही स्टडी रूम के बाहर पहुंचती है उसे अक्ष के गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन वो बात कम और धमकी ज़्यादा लग रहा था। उसका लहजा बहुत सर्द था। अति डर गई और हल्का सा दरवाजे से झांककर अंदर की तरफ देखने लगी। अक्ष गुस्से में था, उसे अब अक्ष से डर लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने का सोचती है। अति जल्दी से मुड़ी, लेकिन वो अपना एक भी कदम आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही उसे अक्ष की सर्द आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बोल रहा था, वाइफी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, चुपचाप अंदर आओ। अति के चलते कदम वहीं पर रुक गए और वो मुड़कर चुपचाप खड़ी हो गई।
अक्ष फोन कट कर अपने पेंट की पॉकेट में रख देता है और अति को देखता है। अति का अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अब तक उसे वही खड़ा देख अक्ष सर्द आवाज में बोला, कहा ना अंदर आओ। अति डर गई और धीरे कदमों के साथ अंदर आए और अक्ष के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। अक्ष अभी गुस्से में था और उसे ही देख रहा था और उसके करीब जाकर बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम छुपकर मेरी बातें तो नहीं सुन रही थी? अक्ष की आवाज में कुछ ऐसा था कि अति सहम सी गई और उसके हाथों में जो आइसक्रीम का डब्बा था उस पर अति की पकड़ कस गई थी। अति हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस आपको देखने आई थी, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी सच्ची। अक्ष उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर वही साइड टेबल पर रख देता है और अति का चेहरा ऊपर करता है। अति सहमी हुई नजरों से अक्ष को देखने लगती है। अक्ष अति का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बेकार है लिटिल वाइफी। तुम आज भी मेरी वही लिटिल गर्ल हो। अब बताओ क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। अति धीरे से बोली, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। इतना बोल अति जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे डर था कहीं अक्ष उस पर गुस्सा ना हो जाए। अक्ष अति के बंद आंखों को देखते हुए बोला, शाम को चलेंगे, अभी मुझे कुछ काम है। अति की जान में जान आए और वो सर में सर हिलाकर बोली, ओके तो आप अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना बोल अति जैसे ही जाने को हुई कि अक्ष उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष वहीं पर रखे सोफे पर बैठ गया और फिर अति को अपनी गोद में बैठा कर बोला, चुपचाप बैठी रहो जब तक मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। अति बेचारी बुरी फंसी थी, वो बोर हो रही थी इसलिए वो यहाँ आई थी, लेकिन अब वो अक्ष के सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय चुपचाप बैठे रहने के, इसलिए वो मन ही मन खुद को कोसने लगती है कि वो यहाँ आई ही क्यों, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो वो बेचारा सा मुंह बनाकर बैठ जाती है। चैप्टर 117, आप इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। रॉयल विला। अक्ष सामने रखे लैपटॉप में नजरें गाड़ा कर बैठा था, उसके हाथ लगातार चल रहे थे और वो काफ़ी सीरियस लग रहा था और वही अति अजीब अजीब सा मुंह बनाकर उसे ही देख रही थी। वो बार बार इधर उधर होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो ऐसे बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। वो कुछ सोचने लगी और बड़ी सी स्माइल करते हुए अक्ष के सीने से लग गई और बार बार उसके सीने पर अपनी उंगली चलने लगी। अक्ष अति को घूरते हुए बोला, डोंट डिस्टर्ब वाइफी, आई हैव अर्जेंट वर्क। अति मुंह फूला कर बोली, क्या ये काम आपके लिए मुझसे भी ज़्यादा जरूरी है? अक्ष घूरकर अति को देखने लगता है तो अति एकदम से हड़बड़ा जाती है। अब उसे अक्ष से डर लगने लगा था, इसलिए वो अक्ष के गोद से उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उठ पाती उससे पहले ही अक्ष उसकी कमर पकड़ लेता है, जिससे अति चाहकर भी उठ नहीं पाती। अति चिढ़कर अक्ष को देखने लगती है और उसे परेशान करने के लिए कुछ सोचने लगती है। अति काफ़ी टाइम तक अपना दिमाग लगती है और बड़ी सी स्माइल करने लगती है। अति अक्ष के बटन को एक एक कर खोलने लगती है। अति की इस हरकत से अक्ष के चलते हाथ रुक जाते हैं और वो अपनी नज़रें लैपटॉप से हटाकर घूर घूर कर अति को देखने लगता है। अति उसे जानबूझकर परेशान कर रही थी और अक्ष ये अच्छे से जानता था। उसने अति का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये क्या हरकत है? अति अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अरे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? काम करने से कितनी गर्मी लगती है, आपको भी बहुत गर्मी लग रही होगी ना, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही थी। अक्ष तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा। अति जल्दी जल्दी 2-3 बार हाँ में सर हिलाकर बोली, आप मेरी हर बार केयर करते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा अपने शर्ट के बटन खोल देती हूँ, आपको कम गर्मी लगेगी। ये बोलते हुए अति मासूम बच्चों की तरह शकल बना देती है और उसे देख अक्ष एक गहरी सांस लेता है। अक्ष अति के होठों को देखकर बोला, ओह माय लिटिल गर्ल, यहाँ ऐस बड़ी ही लगा हुआ है। मुझे गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन काम कर करके मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करेगी? अति को तो यहाँ से उठने का बहाना चाहिए था, वो बड़ी सी स्माइल करते हुए जल्दी जल्दी हमें सर हिलाती है। अति जल्दी से उठने को हुई लेकिन उठ नहीं पाई क्योंकि अक्ष की पकड़ उसके कमर पर कसी हुई थी। अति मुंह फूल कर बोली, अगर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं तो मैं आपने लिए जूस और मिल्क कैसे लेकर आऊंगी? चलिए जल्दी से मुझे छोड़िए। अक्ष एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मुझे जूस या मिल्क चाहिए? अति अक्ष को घूरने लगी और बोली, आपने ही तो कहा ना आपको एनर्जी चाहिए, और डैड हमेशा कहते हैं मिल्क में बहुत सारी एनर्जी होती है, उसे पीकर आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, फिर आप अपना सारा काम अच्छे से कर पाओगे। अति की वो बच्चों वाली बातें सुन अक्ष को अति पर बहुत प्यार आने लगा था। अक्ष बोला, वाइफी मुझे जिस एनर्जी की जरूरत है वो सिर्फ तुम्हारे पास है। अति हैरानी से अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखें कर अक्ष को देखने लगी। अति की नीली आंखें इस वक्त बड़ी होने जाने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे अक्ष की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई थी, इसलिए वो एकटक अक्ष को ही सवालिया नज़रों से देखने लगती है। अक्ष की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो वो खुद ही इस बारे में सोचने लगी कि उसके पास ऐसा क्या है जिससे उसके डेविल को एनर्जी मिलेगी। जब अति को कुछ समझ नहीं आया तो वो अजीब अजीब सा मुंह बनने लगी और बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे आपको एनर्जी मिले। आप ना बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हो, आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अति फिर खुद ही कुछ सोचते हुए बोली, रोको, मैं ना आपके लिए मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आती हूँ, उसको खाने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने फ्रिज में बहुत सारी देखी है।
अति बेचारी अक्ष के बातों का पता नहीं क्या क्या मतलब निकल रही थी। अक्षना में सर हिला देता है और अति की कमर पकड़कर खुद के बेहद करीब ले आता है। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे और दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अति का दिल तो धक धक करने लगा था। अक्ष उसके कांपते पिन होठों को देखते हुए बोला, तुम ना सच में सिली हो, तुम्हें मेरी बातें कभी समझ नहीं आती है ना? कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। अति जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, अक्ष उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। अति के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। अक्ष बड़ी गहराई से अति के होठों को कभी सख्त तो कभी लिख कर रहा था और अति भी उन एहसासों में खुसी गई थी। काफी देर बाद जब अक्ष उसके होठों को नहीं छोड़ता तो अति सांस लेने के लिए छटपटाने लगती है। अक्ष एक हल्की सी बाइट कर अति के होठों से दूर होता है और अति को देखता है, जो उसे ही घूरते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अक्ष मुस्कुरा देता है और अति के होठों को देखता है जो पूरा लाल हो चुका था। अक्ष उसके होठों पर हल्का सा किस कर बोला, अब बताओ, अब तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी है? अति जल्दी जल्दी ना में सर हिला देती है। उसकी तो एक ही किस में हालत खराब हो गई थी, वो और एक किस नहीं झेल जाएगी। अक्ष सामने देखते हुए बोला, गुड गर्ल, अब ऐसी ही बैठी रहो। अति अब भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो अक्ष को घूरते हुए बसा में अपनी पलकें झपका देती है और उसके सीने से लग जाती है। अति अक्ष के सीने से लगी हुई धीरे से बोली, जल्दी करो ना, मैं सच में बोर हो चुकी हूँ। अक्ष फिर से सामने लैपटॉप में देखते हुए बोला, वाइफी, अगर तुम चाहते हो कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए तो मुझे मेरे काम पर फोकस करने दो। अति अक्ष को घूरते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हर बार अपनी ही मनमानी करते हैं डेविल कहीं के उन्ना। अक्ष को अति का बड़बड़ान तो सुनाई दिया, लेकिन अति ने ये सब बहुत धीरे से कही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बस अपने काम में फोकस करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद अक्ष लैपटॉप बंद करता है और अति को देखता है, जो वैसे ही उसके गोद में बैठे बैठे सो गई थी। उसका एक हाथ अक्ष के सीने पर था जिससे उसने अक्ष की शर्ट की बटन पकड़ रखी थी, क्योंकि वो अपनी बोरियत भागने के लिए उसके साथ खेलते हुए ही सो गई थी। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति को उठाकर खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्ष अति को लेकर जैसे ही बाहर आया, लक्ष्य जोर से घबराई हुई आवाज में बोला, भाई भाभी को क्या हुआ? वही अति जो अभी कच्ची नींद में थी, उसकी आंखें खोलने लगी और वो अक्ष की बाहों में कसमसाने लगी। लक्ष्य तेज कदमों के साथ अक्ष के पास आया और अपनी नजरों से अति को चेक करने लगा। अक्ष लक्ष्य को घूरते हुए बोला, चिल्लाओ मत, कुछ नहीं हुआ है, बस सो रही है। लक्ष्य एक चैन की सांस लेकर बोला, ओ वैसे भाभी जब उठ जाए तो मुझे बता देना, मैं उनके लिए बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें लेकर आया हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर लूडो खेलते हुए खाएंगे। अक्ष बिना कुछ बोलने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो लक्ष्य उसे मन ही मन कोसते हुए बोला, भाई कितने खड़ूस है और मुझे देखो मैं कितना प्यारा हूँ। कोई भी मुझे देखकर ये नहीं कह सकता है कि मैं इनका भाई हूँ। अक्ष अति को जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया, उसके पीछे पीछे लक्ष्य भी अंदर आते हुए बोला, वैसे भाई आपको पता है, भाभी का बहुत दिनों से मन कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने जाए, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कहाँ जाना चाहिए? अक्ष आराम से अति को बेड पर लेटा कर खड़ा हुआ और लक्ष्य को घूरते हुए बोला, अगर तुम अभी के अभी चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारी 1 मंथ की सारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा और तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लक्ष्य जानता था अगर अक्ष ने कहा दिया कि उसे पैसे नहीं मिलेंगा, इसका मतलब कोई उसे 1 पैसा भी नहीं देगा और वो अपने साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दे सकता था। लक्ष्य हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगा और बोला, नहीं नहीं भाई, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, मैं अपना इकलौता भाई हूँ। लक्ष्य ने ये सब काफी तेज आवाज में बोला था, जिससे अब अति कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी, जिसे देख अक्ष अपनी आंखें छोटी कर लक्ष्य को घूरने लगता है, जो अब भी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। अक्ष सर्द आवाज में बोला, बाहर जाओ। लक्ष्य रोने सकल बनाकर बोला, भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ। अब अति की आंखें पूरी तरह खुल गई और वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से से उठकर बैठ गई। वो गुस्से से अक्ष को घूरते हुए बोली, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? खुद तो चाहा मर्जी वहां घूमते हो और मुझे ना तो घूमने देते हो और ना ही चैन से सोने देते हो। मैं करूं तो क्या करूं? अति ने ये जिस तरह से कहा था, उसे सुनते ही अक्ष की काली गहरी आंखें छोटी हो गई और एकटक अति को घूरने लगा। अति गुस्से से बोली, ऐसे आंखें छोटी कर मत देखिए, मुझे डर लगता है। आप ना सच में डेविल हो, हर बार मुझे डरा कर चुप करवा देते हो, लेकिन ये बहुत गलत बात है, आप मुझे ऐसे बार बार डरा नहीं सकते। बीवी हूं मैं आपकी और बीवी का पूरा हक होता है बोलने का, और मैं अपना ये हक आपसे लेकर रहूंगी। लक्ष्य हैरानी से आंखें फाड़े अति को देखने लगा, क्योंकि अति अक्ष को बड़े गुस्से से सुना रही थी। वही अक्ष अब सर्द नजरों से अति को घूरने लगता है। मित इस वक्त कैफे में था और कॉफी पी रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। मित तो अपने में ही मस्त था, उसने उस आदमी को नहीं देखा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन में था और वो इस वक्त स्वरा और अपनी कुछ फोटोज देख रहा था। मित को फ़ोन में खोया देख वो आदमी थोड़े तेज आवाज में बोला, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मित जो मस्त होकर फोटोज देख रहा था, वो किसी ने ऐसे बीच में बोलने पर घूर कर सामने देखता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने खड़े आदमी को देखता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो खड़ा हो जाता है। मित उस आदमी को देखते हुए थोड़ी हैरानी से बोला, अंकल आप यहाँ कैसे?
आप इंडिया कब आए? अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। वो आदमी आराम से बैठ गया और बोला, एक मीटिंग के लिए आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। मित बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको पिक करने आ जाया। वो आदमी मित को देखने लगा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना? मित फीकी सी स्माइल करते हुए बोला, सब ठीक है अंकल, आप बताइए। वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बिजनेस डील में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसे ही सॉल्व करने आया हूँ। मित कुछ सोचकर बोला, वैसे अंकल विवेक कैसा है? विवेक का नाम सुनते ही वो आदमी टेंशन में आ गया और परेशान होकर बोला, विवेक का पागलपन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि अब तो वो उस लड़की के लिए और भी ज़्यादा पागल हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये आदमी कोई और नहीं महेंद्र सिंह थे और विवेक का पागलपन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मित हंसते हुए बोला, अंकल पक्का उस लड़की में कोई तो खास बात है, वरना मैं विवेक को अच्छे से जानता हूँ। वो किसी एक लड़की के साथ एक हफ्ता नहीं रह सकता। वो इतने साल से एक लड़की के पीछे पागल है और वो भी सिर्फ एक बार देखकर, ऐसा कैसे हो सकता है? महेंद्र जी एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। महेंद्र जी वहां से निकल गए और अपने कार के पास जाकर खड़े हो गए। इस वक्त वो गुस्से से लाल हो चुके थे। उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इन 2 साल में उन्हें उस लड़की की कोई जानकारी नहीं मिली थी। ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। वो एक माफिया थे और एक माफिया होकर भी खुद के बेटे को किसी लड़की के लिए इस तरह से तड़पता हुआ देख रहे थे। वो गुस्से से अपना हाथ कार में पटक कर बोले, बस एक बार वो लड़की मुझे मिल जाए जिसकी वजह से मेरा बेटा इतने सालों से तड़पा है, फिर उसे मैं बताऊंगा कि तड़प किसे कहते हैं। उसने अपने लिए मेरे बेटे को तड़पता है और मैं उसे अपने बेटे को तड़पाने के लिए तड़पाऊं। महेंद्र जी गुस्से से भर गए। उन्हें इस वक्त खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढना चाहते थे जिसकी वजह से उसका बेटा अजीब अजीब सी हरकतें कर खुद को हट कर रहा था। रॉयल विला। जब अति की नज़रें अक्ष पर गई और उसकी सर्द नज़रों को खुद पर महसूस किया तो अब उसकी सारी बोलती बंद हो गई। अक्ष तेज आवाज में बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? अक्ष की इतनी तेज आवाज सुन अति की सांसें जैसे उसके गले में ही कहीं अटक सी गई और वो अपनी नीली आंखों में भर भर के उम्मीद लेकर लक्ष्य को देखने लगी कि वो उसके डेविल से उसे बचा ले, लेकिन लक्ष्य ने उसकी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया और जल्दी जल्दी ना में सर हिला दिया। लक्ष्य को अब वहां से निकल जाना सही लगा, इसलिए वो अपनी सफ़ेद बत्ती सी दिखाते हुए बोला, सॉरी भाभी, किसी महापुरुष ने कहा है कि जब कोई हस्बैंड वाइफ आपस में बड़े प्यार से बातें कर रहे हो तो उनके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तो चला। अति कुछ कहती उससे पहले ही लक्ष्य बिना एक पल गवाए वहां से हवा की रफ्तार से निकल गया। लक्ष्य की स्पीड देख अति हैरान हो जाती है और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य के जाते ही अक्ष अति के बेहद करीब होकर उसे देखने लगा तो अति एकदम हड़बड़ा जाती हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अक्ष अपनी आंखें छोटी कर थोड़ी तेज आवाज में बोला, वाइफी मुझे अपनी बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है, तो अब बिना वक्त गंवाए जल्दी से बोलो, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी तुम? तुम्हें तुम्हारा कौन सा हक चाहिए? अक्ष की तेज आवाज सुन अति एकदम से डर गई। अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उसकी नजरें झुक गई। 118 डेविल कितना रूड बिहेव करते हैं। अधिक के चेहरे पर $1,000,000 वाली स्माइल थी क्योंकि उसके ठीक सामने चेयर पर आस्था बैठी हुई थी। आस्था के हाथों की उंगलियों आपस में उलझे हुए थे और वो बहुत नर्वस लग रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। अधिक आस्था को इस तरह से नर्वस देखकर बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अधिक की बात सुन आस्था अपनी नज़रें अधिक की तरफ कर बोली, नहीं मैं घबरा नहीं रही हूं, मैं वो बस ऐसी ही कुछ सोच रही थी। आस्था की आंखों से ही पता चल रहा था कि वो अंदर से कितनी नर्वस है। शायद उसके दिमाग में कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। तन्वी भी इन्हीं के साथ बैठी हुई थी और सभी को देख रही थी। वही उसे देखकर मिष्टी और मैक्स उसे ही घूर रहे थे। मिष्टी आस्था को देखकर बोली, यार कभी कभी तो तू मेरे साथ बाहर आती है, अब इसमें भी क्या मुंह बनाकर बैठी है बातें कर सबसे। मैक्स भी आस्था से बोल पड़ा, हाँ तुम्हें हमसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमसे जो चाहे बोल सकती हो, लेकिन यार कुछ बात तो करो, ऐसे सुना सुना अच्छा नहीं लग रहा। आस्था हल्की सी स्माइल कर बोली, मैं क्या बात करूं? आस्था की बात सुन अधिक मुस्कुरा देता है और मन ही मन आस्था की बलाए लेते हुए बोला, हाय कितनी प्यारी है यार, हे भगवान आप मुझे पर थोड़ा सा तरस खाओ और इस प्यारी सी परी से मेरी लाइफ सेट करवा दो। मिष्टी और मैक्स तो अधिक के चेहरे की चमक देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अधिक को आस्था से कुछ बोलने का इशारा करते हैं। तन्वी सभी को नोटिस कर बोली, मैं जब से आई हूं तक से देख रही हूं, तुम लोग कब से एक दूसरे को कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सब इस आवाज को सुन अजीब अजीब सा मुंह बनने लगते हैं। अब तब सब ने डिनर कर लिया था। तन्वी जूस पीते हुए आस्था को घूर रही थी जिससे आस्था की नज़रें झुक गई। वही अधिक जिसकी नज़रें आस्था पर टिकी हुई थी, तन्वी की इस हरकत से उसको तन्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैक्स मिष्टी के कान में धीरे से बोला, तुम इसे क्यों उठा ले आए हो? मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। मिष्टी धीरे से बोली, यार मजबूरी थी, अगर ये नहीं आती तो आस्था को भी आने की परमिशन नहीं मिलती तो मजबूरी में लाना पड़ा, लेकिन अब ना इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लगता है मुझे इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मैक्स एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तो देरी किस बात की आंटी कहती है। नेक काम में देरी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए चलो काम पर लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ी ही स्माइल करते हैं और फिर तन्वी को घूरते हैं। मिष्टी अपने हाथ में जूस से भरा हुआ ग्लास उठा लेती है और तभी मैक्स जोर से चिल्लाकर बोला, छिपकली। मिष्टी जानबूझकर वो पूरा जूस तन्वी के ऊपर गिरा देती है। छिपकली का नाम सुनते ही आस्था, जो अधिक के साइड में बैठी हुई थी, वो जल्दी से अधिक से चिपक जाती है। पता नहीं क्यों पर लड़कियों को इन सब से काफ़ी डर लगता है और आस्था को भी छिपकली से काफ़ी डर लगता था। आस्था को अपने करीब पाकर अधिक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आस्था का हाथ पकड़ लेता है। वही अपने ऊपर जूस गिर जाने की वजह से तन्वी गुस्से से मिष्टी पर चिल्लाकर बोली, ये क्या हरकत है, तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मिष्टी झूठी उदासी के साथ बोली, वो क्या है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए उसका नाम सुनते ही मैं डर गई और मुझसे ये जूस का ग्लास छूट गया। तन्वी गुस्से से मिष्टी पर चिल्लाने ही वाली थी कि तन्वी मैक्स बोला, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जाओ जाकर अपनी ड्रेस ठीक करो। तन्वी एक नज़र खुद को देखती है और फिर गुस्से से पैर पटक कर वॉशरूम साइड चली जाती है। वही तन्वी के जाते ही सब जोर से हंसने लगते हैं। आस्था हैरानी से उन तीनों को देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि वो सब ऐसे क्यों हंस रहे हैं। जब आस्था को इसका एहसास होता है कि वो अधिक के कितना करीब है तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। आस्था को खुद से दूर जाता देख अधिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैक्स बोल पड़ा, यार ये तन्वी की बच्ची को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। आस्था मैक्स को देखते हुए बोली, हाँ तो ये सब जानबूझकर किया गया था। मिष्टी वैसे ही हंसते हुए बोली, यार अब तू अपना फालतू का ज्ञान मत देने लगना कि ये गलत है। वो गलत है यार, तू ना कुछ ज़्यादा ही दिलवाली है, तभी तो वो जो तेरे साथ करती है। उसके बाद भी तू उसके बारे में कितना सोचती है, पर मैं सच कहूँ तो वो तेरी केयर के लायक ही नहीं है। अब आस्था कुछ नहीं बोलती है क्योंकि मिष्टी की बात बिल्कुल सच थी। तन्वी उसे बहुत परेशान करती थी। रॉयल विला। अति डर से नज़रें झुकाकर बैठी थी। वही अक्ष अति को इस तरह से नज़रें झुकाकर बैठा देख थोड़ा तेज आवाज में बोला, अब बोलो भी, उस वक्त तो बड़ा बोल रही थी, अब क्या हुआ। अक्ष की तेज आवाज सुन अति सहमसी गई। अति वैसे ही नज़रें झुकाए धीरे से बोली, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, अब प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। अति की बातों से उसका डर साफ झलक रहा था। अक्ष कुछ देर तक उसे घूरने के बाद बोला, फ्रेश होकर आओ, हमें बाहर देने के लिए जाना है। अति जैसे ही अक्ष की बात सुनती है धीरे से अपनी नज़रें उठाकर अक्ष को देखी है। अक्ष उसकी इस हरकत को देख एक गहरी सांस लेकर से धीरे बोला, वाइफी मुझे मत देखो और जल्दी करो। अब क्या था, अति एकदम से हड़बड़ाकर बेड पर से उठी और लगभग भागते हुए वॉशरूम में चली गई। अक्ष भी रेडी होकर आया और वही बैठा कुछ देर तक फ़ोन में कुछ करने लगा और तभी अति रेडी होकर धीरे कदमों से चलकर उसके पास आए और अक्ष को फ़ोन में खोया हुआ देख धीरे से बोली, मैं रेडी हूँ। अक्ष अपनी फ़ोन से नज़रें हटाकर अति की तरफ देखता है और जैसे ही वो अति को देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अति ने डार्क पर्पल कलर की स्ट्रैप वाली ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे और उससे अति की गर्दन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसमें इस वक्त एक सुंदर सा एक चैन था जो अक्ष के नाम का मंगलसूत्र था। अक्ष खड़ा हुआ और अति के कंधे को घूरते हुए बोला, चेंज करके आओ। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अक्ष चाहता क्या है। अति वैसे ही खड़ी अक्ष को देखने लगी। अक्ष ने अब अपने दोनों हाथों से अति के कंधे को पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर उसकी नीली आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में बोला, वाइफी तुम्हें मेरी एक बार की बात सुनाई नहीं देती क्या, मैंने एक बार कहा ना चेंज करो तो चुपचाप चेंज करके आओ। अक्ष के इस तरह से उसका कंधा पकड़ने से अति सहमसी गई। उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही अक्ष की काली गहरी नजरें अति के दूध जैसे गोरे खुले कंधे पर ही टिकी हुई थी। अति खुद को अक्ष की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अक्ष एक नज़र अति के चेहरे को देखता है जो उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द छाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी। अक्ष अति के कंधे से हाथ हटा देता है और खुद को शांत करने लगता है। वो अति को डराना नहीं चाहता था, वही अति उसे ही देख रही थी। अक्ष थोड़ी देर अति को देखने के बाद उसे समझाते हुए बोला, एक बात याद रखना वाइफी, जब भी कभी बाहर जाओ तो ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसे भी कपड़े पहनने हैं इस कमरे के अंदर पहन सकती हो। मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बाहर इस तरह से नहीं जाओगी, ओके। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसे समझाते हुए बोला, बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत अगल है, सबकी नज़रें अच्छी नहीं होती है, इसलिए जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। अति को अक्ष से डर लग रहा था, इसलिए अब उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप क्लोजेट रूम में चली गई, लेकिन अब उसका चेहरा मुरझा गया था। अक्ष अति को जाता हुआ देख रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन में किसी को एक मैसेज टाइप करता है और जैसे ही सामने से रिप्लाई आता है, अक्ष फ़ोन को अपने पेंट की पॉकेट में रख देता है। थोड़ी ही देर में अति चेंज करके आ गई। इस बार उसने फुल स्लीव वाली ड्रेस पहन रखी थी और उसमें भी वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अक्ष अति का हाथ पकड़ लेता और उसे बाहर ले जाते हुए बोला, ओह माय लिटिल गर्ल, इतना बड़ा मुंह फूलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाहर पहनने से मना किया है।
इसलिए अब अपना ये सड़ा हुआ मूड ठीक करो वरना बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। अति जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं मैंने कोई मुंह नहीं फुलाया है, देखो मैं तो स्माइल कर रही हूँ। अक्ष अति को घूर कर बोला, वाइफी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बेकार है, इसलिए कभी ट्राई भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। अक्ष की बातें सुन अति का मुंह ही बन जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे घूरने लगती है। अक्ष अति का हाथ पकड़कर कार में बैठ जाता है और उसकी कार रॉयल विला से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी और दोनों बाहर आए। अक्ष ने कार में ही अति के फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा दिया था जिससे अति उसे ही घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन इससे अक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा के लिए, वरना उसने अति की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था। अक्ष अति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। अक्ष ने पहले ही एक प्राइवेट एरिया बुक कर रखा था और जब इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चला कि अक्ष यहाँ आ रहा है तो वो बहुत खुश हुए और खुद अक्ष के वेलकम के लिए बाहर आकर खड़े थे। अक्ष को देखते ही वो मैनेजर जल्दी से अक्ष के पास आए और बुके आगे कर जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि उससे कि पहले ही अक्ष उन्हें हाथ दिखाकर बिना किसी भाव के बोला, मुझे ये सब दिखावा जरा सा भी पसंद नहीं है, इसलिए ये शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल अक्ष अति का हाथ पकड़े ही आगे बढ़ जाता है। सब जल्दी से साइड हो जाते हैं। वही मैनेजर बेचारा सर झुकाकर अक्ष के पीछे पीछे अंदर आने लगता है। उसे अक्ष की बातों का काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अति अक्ष को मन ही मन कोसते हुए बोली, डेविल कितने रूड बिहेव करते हैं, पता नहीं उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अति अक्ष को कोसते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों एक सुंदर से कमरे में थे जिसे बड़ी ही खूबसूरती को सजाया गया था। एक साइड ग्लास वॉल थी जिससे बाहर का तो सब देखा जा सकता था, लेकिन कोई बाहर का आदमी अंदर का कुछ नहीं देखा सकता था। उस ग्लास वॉल से उस रेस्टोरेंट के गार्डन का व्यू साफ देखा जा सकता था, जिसे कुछ इस तरह से सजाया गया था कि वो रात के काले अंधेरे में किसी तारों से भरे आसमान की तरफ जगमगा रहा था। अति ये सब देखकर बहुत खुश लग रही थी। वो मुड़कर अक्ष को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। अति बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, वाह ये सब क्या खूबसूरत है ना। अक्ष बस हमें सर हिला देता है और उसे बैठने का इशारा करता है। अति भी अब चुपचाप बैठ जाती है। मैनेजर ने इस रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे स्टाफ को काम पर लगा दिया था और वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए अलग अलग डिश बड़े ही खूबसूरती से टेबल पर सजाकर चले जाते हैं। अब उस बड़े ही खूबसूरती से सजाए गए कमरे में सिर्फ अक्ष और अति ही मौजूद थे। वहाँ अलग तरह की खुशबू फैली हुई थी जो अति को बेहद पसंद आई थी। अति जल्दी से अपना मास्क निकालती है और चमकती हुई आंखों से उन सभी डिश को एक एक कर देखने लगी। अति किसी गहरी सोच में चली गई। अक्ष जो उसे ही देखने में लगा था, वो जब अति को कहीं खोया हुआ पता है तो एक गहरी सांस लेकर बोला, वाइफी क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है या फिर तुम कुछ और खाना चाहती हो? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। अक्ष की आवाज़ सुन अति अब अपनी सोच से निकलकर अक्ष को देखते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो दिखने में ही कितनी टेस्टी दिख रही है और वाह क्या खुशबू है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। अति की बात सुन अक्ष नामे सर हिला देता है। उसने अति से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। दोनों डिनर स्टार्ट करते हैं। अक्ष ने अपने लिए कुछ हेल्दी फूड मंगाए थे और अक्ष उन्हें ही खा रहा था क्योंकि उसे ये इतना ऑयली खाना पसंद नहीं था। अक्ष का खाना देखकर अति मुंह बनाकर बोली, ये सब खा खा कर ही आप इतना खड़ूस हो गए हैं, अगर मेरी तरफ ही इतना टेस्टी स्वीट खाते तो बिल्कुल मेरी तरह ही स्वीट स्वीट बातें करते, लेकिन नहीं, आपको तो पता नहीं क्यों इन आधी पक्की सब्जियां खानी होती है। अक्ष अति को घूरते हुए बोला, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ वाइफी, तुम्हें भी यही खाना चाहिए। अति जल्दी से बोली, नहीं नहीं आपने पहले ही मेरे बहुत से खाने पर बैन लगा लिया है, अब और नहीं, कम से कम इतना तो मुझ पर तरस खाओ। अभी जो कई तरह से डिश अति खा रही है वो अक्ष के कहने पर बहुत ही कम मसाले और ऑयल में बना हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर बाद दोनों का डिनर हो जाता है और अति अपने होठों को टिश्यू से साफ करते हुए बोली, सब बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। अक्ष अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर बोला, अब घर चले। अति बहुत खुश थी। वो जल्दी जल्दी हमें सर हिला देती है और दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अक्ष उसके फेस पर मास्क लगा देता है। अक्ष ने अति का हाथ पकड़ रखा था और अति उसके साथ बड़ी सी स्माइल करते हुए चल रही थी। वही तन्वी जो वॉशरूम से अपने कपड़े साफ कर वापस आ रही थी। उसने जैसे ही अक्ष को अति के साथ देखा तो गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो गई। अति के फेस पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था जिससे तन्वी उसे पहचान नहीं पा रही थी। अक्ष को अति का हाथ पकड़ा देखा तो तन्वी अब गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसे इस वक्त अति पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अक्ष अति के साथ रेस्टोरेंट से निकलने ही वाली थी, तभी अति को कुछ याद आया और वो अक्ष की बाजू पकड़ लेती है। अक्ष अति को देखने लगा और बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? अति धीरे से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। अक्ष एक फिल्म स्टाफ को अति के साथ जाने को कहता है तो अति भी अपना पर्स लेकर उसके साथ चली जाती है। फीमेल स्टाफ अति को वॉशरूम दिखाती है। अति उसे थैंक्स बोलकर उसे वहां से जाने को कहती है तो वो फीमेल स्टाफ भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अति जल्दी से वॉशरूम में जाती है और थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाहर आती है।
अति जल्दी जल्दी अक्ष जहां पर उसका वेट कर रहा था वहां की तरफ चलने लगती है। तन्वी उसे ही अपनी जलती हुई नज़रों से देख रही थी और उसके पीछे ही आ गई थी। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और अचानक ही वो जानबूझकर अति को पीछे से काफ़ी जोर का धक्का दे देती है। अति जो अपने में ही मस्त होकर चल रही थी, वो अचानक हुई इस हमले से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा वही पास में 120 को सजा कर रखने के लिए रखा गया टेबल से टकरा जाती है। उस टेबल का किनारा सीधा अति के पेट को लगता है और इससे अति को अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है। अति इस दर्द से कराह उठी। आहति ने कस के अपना पेट पकड़ लिया। वही तन्वी एक शेतनी मुस्कान के साथ वहां से जल्दी से निकल जाती है। 119 अधिक के चेहरे पर $1 मिलियन वाली स्माइल थी क्योंकि उसके ठीक सामने चेयर पर आस्था बैठी हुई थी। आस्था के हाथों की उंगलियों आपस में उलझे हुए थे और वो बहुत नर्वस लग रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। अधिक आस्था को इस तरह से नर्वस देखकर बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अधिक की बात सुन आस्था अपनी नज़रें अधिक की तरफ कर बोली, नहीं मैं घबरा नहीं रही हूं, मैं वो बस ऐसी ही कुछ सोच रही थी। आस्था की आंखों से ही पता चल रहा था कि वो अंदर से कितनी नर्वस है। शायद उसके दिमाग में कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। तन्वी भी इन्हीं के साथ बैठी हुई थी और सभी को देख रही थी। वही उसे देखकर मिष्टी और मैक्स उसे ही घूर रहे थे। मिष्टी आस्था को देखकर बोली, यार कभी कभी तो तू मेरे साथ बाहर आती है, अब इसमें भी क्या मुंह बनाकर बैठी है बातें कर सबसे। मैक्स भी आस्था से बोल पड़ा, हाँ तुम्हें हमसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमसे जो चाहे बोल सकती हो, लेकिन यार कुछ बात तो करो, ऐसे सुना सुना अच्छा नहीं लग रहा। आस्था हल्की सी स्माइल कर बोली, मैं क्या बात करूं? आस्था की बात सुन अधिक मुस्कुरा देता है और मन ही मन आस्था की बलाए लेते हुए बोला, हाय कितनी प्यारी है यार, हे भगवान आप मुझे पर थोड़ा सा तरस खाओ और इस प्यारी सी परी से मेरी लाइफ सेट करवा दो। मिष्टी और मैक्स तो अधिक के चेहरे की चमक देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अधिक को आस्था से कुछ बोलने का इशारा करते हैं। तन्वी सभी को नोटिस कर बोली, मैं जब से आई हूं तक से देख रही हूं, तुम लोग कब से एक दूसरे को कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सब इस आवाज़ को सुन अजीब अजीब सा मुंह बनने लगते हैं। अब तब सब ने डिनर कर लिया था। तन्वी जूस पीते हुए आस्था को घूर रही थी जिससे आस्था की नज़रें झुक गई। वही अधिक जिसकी नज़रें आस्था पर टिकी हुई थी, तन्वी की इस हरकत से उसको तन्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैक्स जो मिष्टी के पास बैठा था, वो उसके कान में धीरे से बोला, तुम अपने साथ इससे क्यों उठा ले आए हो? मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है और इसकी हरकतें देखकर तो मुझे और भी गुस्सा आने लगता है। मैक्स गुस्से से तन्वी को घूरता है। मिष्टी धीरे से बोली, यार मजबूरी थी, अगर ये नहीं आती तो आस्था को भी आने की परमिशन नहीं मिलती तो मजबूरी में लाना पड़ा, लेकिन अब ना इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लगता है मुझे इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैक्स एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तो देरी किस बात की, आंटी कहती है नेक काम में देरी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए चलो काम पर लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ी ही स्माइल करते हैं और फिर तन्वी को घूरते हैं। मिष्टी अपने हाथ में जूस से भरा हुआ ग्लास उठा लेती है और तभी मैक्स जोर से चिल्लाकर बोला, छिपकली। मिष्टी जानबूझकर वो पूरा जूस तन्वी के ऊपर गिरा देती है। छिपकली का नाम सुनते ही आस्था जो अधिक के साइड में बैठी हुई थी, वो जल्दी से अधिक से चिपक जाती है। पता नहीं क्यों पर लड़कियों को इन सब से काफ़ी डर लगता है और आस्था को भी छिपकली से काफ़ी डर लगता था। आस्था को अपने करीब पाकर अधिक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आस्था का हाथ पकड़ लेता है। वही अपने ऊपर जूस गिर जाने की वजह से तन्वी गुस्से से मिष्टी पर चिल्लाकर बोली, ये क्या हरकत है, तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मिष्टी झूठी उदासी के साथ बोली, वो क्या है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, इसलिए उसका नाम सुनते ही मैं डर गई और मुझसे ये जूस का ग्लास छूट गया। तन्वी गुस्से से मिष्टी पर चिल्लाने ही वाली थी कि तन्वी मैक्स बोला, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जाओ जाकर अपनी ड्रेस ठीक करो। तन्वी एक नज़र खुद को देखती है और फिर गुस्से से पैर पटक कर वॉशरूम साइड चली जाती है। वही तन्वी के जाते ही सब जोर से हंसने लगते हैं। आस्था हैरानी से उन तीनों को देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि वो सब ऐसे क्यों हंस रहे हैं। जब आस्था को इसका एहसास होता है कि वो अधिक के कितना करीब है तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। आस्था को खुद से दूर जाता देख अधिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैक्स बोल पड़ा, यार ये तन्वी की बच्ची को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। आस्था मैक्स को देखते हुए बोली, हाँ तो ये सब जानबूझकर किया गया था। मिष्टी वैसे ही हंसते हुए बोली, यार अब तू अपना फालतू का ज्ञान मत देने लगना कि ये गलत है। वो गलत है यार, तू ना कुछ ज़्यादा ही दिलवाली है, तभी तो वो जो तेरे साथ करती है, उसके बाद भी तू उसके बारे में कितना सोचती है। पर मैं सच कहूँ तो वो तेरी केयर के लायक ही नहीं है। रॉयल विला। अति डर से नज़रें झुकाकर बैठी थी। वही अक्ष अति को इस तरह से नज़रें झुकाकर बैठा देख थोड़ा तेज आवाज में बोला, अब बोलो भी, उस वक्त तो बड़ा बोल रही थी, अब क्या हुआ? अक्ष की तेज आवाज सुन अति सहम सी गई और वैसे ही नज़रें झुकाए धीरे से बोली, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, अब प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। अति की बातों से उसका डर साफ झलक रहा था। अक्ष कुछ देर तक उसे घूरने के बाद बोला, फ्रेश होकर आओ, हमें बाहर डिनर के लिए जाना है।
अति जैसे ही अक्ष की बात सुनती है धीरे से अपनी नजरें उठाकर अक्ष को देखी है। अक्ष उसकी इस हरकत को देख एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे क्या देख रही हो, जल्दी करो। अब क्या था, अति एकदम से हड़बड़ाकर बेड पर से उठी और लगभग भागते हुए वॉशरूम में चली गई। अक्ष भी रेडी होकर आया और वहीं बैठा कुछ देर तक फोन में कुछ करने लगा और तभी अति रेडी होकर धीरे कदमों से चलकर उसके पास आए और अक्ष को फोन में खोया हुआ देख धीरे से बोली, मैं रेडी हूँ। अक्ष अपनी फोन से नजरें हटाकर अति की तरफ देखता है और जैसे ही वो अति को देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अति ने डार्क पर्पल कलर की स्ट्रैप वाली ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे और उससे अति की गर्दन भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसमें इस वक्त एक सुंदर सा एक चैन था जो अक्ष के नाम का मंगलसूत्र था। अक्ष खड़ा हुआ और अति के कंधे को घूरते हुए बोला, चेंज करके आओ। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अक्ष चाहता क्या है। अति वैसे ही खड़ी अक्ष को देखने लगी। अक्ष ने अब अपने दोनों हाथों से अति के कंधे को कस के पकड़ लिया और कड़क आवाज में बोला, वाइफी तुम्हें मेरी एक बार की बात सुनाई नहीं देती क्या? कहा ना चेंज करो तो चुपचाप चेंज करके आओ। अक्ष के इस तरह से उसका कंधा पकड़ने से अति सहम सी गई। उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगा था। वही अक्ष की काली गहरी नजरें अति के दूध जैसे गोरे कंधे पर ही टिकी हुई थी, जिससे धीरे धीरे उसकी पकड़ और भी ज्यादा टाइट होती जा रही थी। अति खुद को अक्ष की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष एक नज़र अति के चेहरे को देखता है जो दर्द से लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी। अक्ष अति के कंधे से हाथ हटाकर खुद को शांत करने लगता है और वही अति धीरे धीरे अपनी कंधे को सहलाने लगती है। अक्ष थोड़ी देर अति को देखने के बाद बोला, एक बात याद रखना, जब भी कभी बाहर जाओ तो ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जैसे भी कपड़े पहनने हैं इस कमरे के अंदर पहन सकती हो। मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बाहर इस तरह से नहीं जाओगी, ओके? अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसे समझाते हुए बोला, बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत अगल है। वाइफी सबकी नज़रें अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हें बाहर इस तरह से जाने की आज़ादी मैं नहीं दूंगा। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। अति को अक्ष से डर लग रहा था, इसलिए अब उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप क्लोजेट रूम में चली गई, लेकिन अब उसका चेहरा मुरझा गया था। अक्ष अति को जाता हुआ देख रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन में किसी को एक मैसेज टाइप करता है और जैसे ही सामने से रिप्लाई आता है, अक्ष फ़ोन को अपने पेंट की पॉकेट में रख देता है। थोड़ी ही देर में अति चेंज करके आ गई। इस बार उसने फुल स्लीव वाली ड्रेस पहन रखी थी। अक्ष अति का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, ओ लिटिल गर्ल, इतना बड़ा मुंह फूलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाहर पहनने से माना किया है, इसलिए अब अपना ये सड़ा हुआ मुंह ठीक करो वरना बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। अति जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कोई मुंह नहीं फुलाया है, देखो मैं तो स्माइल कर रही हूँ। अक्ष अति को घूर कर बोला, लिटिल गर्ल, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बेकार है, इसलिए कभी ट्राई भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। अक्ष की बातें सुन अति का मुंह ही बन जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे घूरने लगती है। अक्ष अति का हाथ पकड़कर कार में बैठ जाता है और उसकी कार रॉयल विला से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी और दोनों बाहर आए। अक्ष ने कार में ही अति के फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा दिया था, जिससे अति उसे ही घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन इससे अक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा के लिए, वरना उसने अति की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था। अक्ष अति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। अक्ष ने पहले ही एक प्राइवेट एरिया बुक कर रखा था और जब इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चला कि अक्ष यहाँ आ रहा है तो वो बहुत खुश हुए और खुद अक्ष के वेलकम के लिए बाहर आकर खड़े थे। अक्ष को देखते ही वो मैनेजर जल्दी से अक्ष के पास आए और बुके आगे कर जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि उससे कि पहले ही अक्ष उन्हें हाथ दिखाकर बिना किसी भाव के बोला, मुझे ये सब दिखावा जरा सा भी पसंद नहीं है, इसलिए ये शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल अक्ष अति का हाथ पकड़े ही आगे बढ़ जाता है। सब जल्दी से साइड हो जाते हैं। वही मैनेजर बेचारा सर झुकाकर अक्ष के पीछे पीछे अंदर आने लगता है। उसे अक्ष की बातों का काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अति अक्ष को मन ही मन कोसते हुए बोली, डेविल कितने रूड बिहेव करते हैं, पता नहीं उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अति अक्ष को कोसते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों एक सुंदर से कमरे में थे जिसे बड़ी ही खूबसूरती को सजाया गया था। एक साइड ग्लास वॉल थी जिससे बाहर का तो सब देखा जा सकता था, लेकिन कोई बाहर का आदमी अंदर का कुछ नहीं देखा सकता था। उस ग्लास वॉल से उस रेस्टोरेंट के गार्डन का व्यू साफ देखा जा सकता था, जिसे कुछ इस तरह से सजाया गया था कि वो रात के काले अंधेरे में किसी तारों से भरे आसमान की तरफ जगमगा रहा था। अति ये सब देखकर बहुत खुश लग रही थी। वो मुड़कर अक्ष को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। अति बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, वाह ये सब क्या खूबसूरत है ना। अक्ष बस हमें सर हिला देता है और उसे बैठने का इशारा करता है। अति भी अब चुपचाप बैठ जाती है। मैनेजर ने इस रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे स्टाफ को काम पर लगा दिया था और वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए अगल अगल डिश बड़े ही खूबसूरती से टेबल पर सजाकर चले जाते हैं। अब उस बड़े ही खूबसूरती से सजाए गए कमरे में सिर्फ अक्ष और अति ही मौजूद थे। वहाँ अगल तरह की खुशबू फैली हुई थी जो अति को बेहद पसंद आई थी।
अति जल्दी से अपना मास्क निकालती है और चमकती हुई आंखों से उन सभी डिश को एक एक कर देखने लगी। अति किसी गहरी सोच में चली गई। अक्ष जो उसे ही देखने में लगा था, वो जब अति को कहीं खोया हुआ पता है तो एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या सोच रही हो वाइफी? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई या फिर तुम कुछ और खाना चाहती हो? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। अक्ष की आवाज़ सुन अति अब अपनी सोच से निकलकर अक्ष को देखते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो दिखने में ही कितनी टेस्टी दिख रही है और वाह क्या खुशबू है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। अति की बात सुन अक्ष ना में सर हिला देता है। उसने अति से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। दोनों डिनर स्टार्ट करते हैं। अक्ष ने अपने लिए कुछ हेल्दी फूड मंगाए थे और अक्ष उन्हें ही खा रहा था क्योंकि उसे ये इतना ऑयली खाना पसंद नहीं था। अक्ष का खाना देखकर अति मुंह बनाकर बोली, ये सब खा खा कर ही आप इतना खड़ूस हो गए हैं। अगर मेरी तरफ ही इतना टेस्टी स्वीट खाते तो बिल्कुल मेरी तरह ही स्वीट स्वीट बातें करते, लेकिन नहीं, आपको तो पता नहीं क्यों इन आधी पक्की सब्जियां खानी होती है। अक्ष अति को घूरते हुए बोला, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ वाइफी, तुम्हें भी यही खाना चाहिए। अति जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आपने पहले ही मेरे बहुत से खाने पर बैन लगा लिया है, अब और नहीं, कम से कम इतना तो मुझ पर तरस खाओ। अभी जो कई तरह से डिश अति खा रही है वो अक्ष के कहने पर बहुत ही कम मसाले और ऑयल में बना हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर बाद दोनों का डिनर हो जाता है और अति अपने होठों को टिश्यू से साफ करते हुए बोली, सब बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। अक्ष अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर बोला, अब घर चले। अति बहुत खुश थी, वो जल्दी जल्दी हमें सर हिला देती है और दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अक्ष उसके फेस पर मास्क लगा देता है। अक्ष ने अति का हाथ पकड़ रखा था और अति उसके साथ बड़ी सी स्माइल करते हुए चल रही थी। वही तन्वी जो वॉशरूम से अपने कपड़े साफ कर वापस आ रही थी। उसने जैसे ही अक्ष को अति के साथ देखा तो गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो गई। अति के फेस पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था जिससे तन्वी उसे पहचान नहीं पा रही थी। अक्ष को अति का हाथ पकड़ा देखा तो तन्वी अब गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसे इस वक्त अति पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अक्ष अति के साथ रेस्टोरेंट से निकलने ही वाली थी, तभी अति को कुछ याद आया और वो अक्ष की बाजू पकड़ लेती है। अक्ष अति को देखने लगा और बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? अति धीरे से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। अक्ष एक फिल्म स्टाफ को अति के साथ जाने को कहता है तो अति भी अपना पर्स लेकर उसके साथ चली जाती है। फीमेल स्टाफ अति को वॉशरूम दिखाती है। अति उसे थैंक्स बोलकर उसे वहां से जाने को कहती है तो वो फीमेल स्टाफ भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अति जल्दी से वॉशरूम में जाती है और थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाहर आती है। अति जल्दी जल्दी अक्ष जहां पर उसका वेट कर रहा था वहां की तरफ चलने लगती है। तन्वी उसे ही अपनी जलती हुई नज़रों से देख रही थी और उसके पीछे ही आ गई थी। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और अचानक ही वो जानबूझकर अति को पीछे से काफ़ी जोर का धक्का दे देती है। अति जो अपने में ही मस्त होकर चल रही थी वो अचानक हुई इस हमले से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा वही पास में 100 पीस को सजा कर रखने के लिए रखा गया टेबल से टकरा जाती है। उस टेबल का किनारा सीधा अति के पेट को लगता है और इससे अति को अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है। अति इस दर्द से कराह उठी। अति ने कस के अपना पेट पकड़ लिया। वही तन्वी एक शेतनी मुस्कान के साथ वहां से जल्दी से निकल जाती है। 120 मुझे दर्द हो रहा है। अति को अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वो सिसकते हुए अपने पेट पर कर खड़ी हो गई। उसे थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं होता था और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी। अक्ष अति का वेट कर रहा था। अति के अभी तक ना आने से वो चिढ़ सा गया था। अक्ष को ज़रा सा भी वेट करना पसंद नहीं था और अति को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी काली गहरी नज़रें अपनी हैंड वॉच पर डाली। टाइम देखकर तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो इरिटेट होकर अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेंज करने लगता है। उसे इस वक्त अति पर गुस्सा आने लगा था। वही अति ने कस के अपना पेट पकड़ रखा था। उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और इस वक्त उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो इस वक्त वॉशरूम साइड थी इसलिए वहाँ कोई नहीं था। अति अपने पेट को हल्का सा सहलाती है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। अति अपने पास से फ़ोन निकलती है और जल्दी से अक्ष को कॉल करती है। अति का कॉल देख अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वो कॉल पिक कर लेता है। अति कुछ बोल पाती उससे पहले ही अक्ष अपनी रोबदार आवाज़ में बोला, वाइफी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। क्यों इतना टाइम लग रहा है तुम्हें? तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम मुझे अपने सामने चाहिए। अति की आंखों से आंसू आने लगे और वो दर्द से सिसकते हुए बोली, डेविल कहाँ है आप? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास आ जाए। अति की बात और उसकी सिसकियां सुन अक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है और गुस्से से उसका जबड़ा कस जाता है। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली जिससे उसके हाथों की नशे उभर कर दिखाई देने लगी थी। अति को जब अक्ष की आवाज़ नहीं आता है तो वो अति को और ज़्यादा रोने आ जाता है और वो रुंधे गले से बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप मुझसे गुस्सा हो? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अक्ष अति का कॉल कट कर देता है और अपने सामने सर झुकाकर खड़े मैनेजर को गुस्से से लाल होकर देखा है तो मैनेजर डर से काम जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्ष उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। वही अक्ष के इस तरह बिना कुछ बोले कॉल कट कर देने से अति को बहुत बुरा लगा था और अब उसकी सिसकियां बढ़ गई थी।
अक्ष को इतने गुस्से में देख मैनेजर जल्दी से बोला, व्हाट हैपेंड सर। अक्ष मैनेजर को गुस्से से घूरने लगा तो मैनेजर की अब कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी उसने अक्ष के गुस्से के बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखा था। वो किसी भी कीमत पर अक्ष को गुस्सा दिलाने नहीं चाहता था क्योंकि वो अच्छे से जानता था अक्ष का गुस्सा उनका ये रेस्टोरेंट डुबा सकता था। अक्ष फीमेल स्टाफ से गर्ल्स वाशरूम का पूछकर बिना कुछ बोले वहां से बड़े ही तेज कदमों के सीधा गर्ल्स वाशरूम साइड चला जाता है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अक्ष चाहता क्या है। मैनेजर भी अक्ष के पीछे पीछे आ जाता है। अति अपना पेट पकड़ उसकी की तरफ आ रही थी और ये देख अक्ष की आंखें बेहद लाल हो जाती है और वो अति के सामने जाकर खड़ा हो गया। अक्ष कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ है तुम्हें। अति की नजरें जैसे ही अक्ष पर जाती है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, लेकिन वो चमक पल भर में कहीं खोसी जाती है क्योंकि अक्ष सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। अति जैसे ही अक्ष की वो सर्द नजरों को खुद पर महसूस करती है तो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि अक्ष की सर्द नजरें एकटक उसके आंखों पर टिकी हुई थी और अति की आंखों से इस वक्त आंसू की बूंदें निकल रही थी। अति जल्दी से अपने आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछ लेती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्ष उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है वाइफी, जवाब दो और तुम रो क्यों रही हो। अति अक्ष को देखते ही उससे लिपट गई और रुंधे गले से बोली, मुझे पेट में लग गई और बहुत दर्द हो रहा है। अक्ष गुस्से से डांट कर बोला, देख कर नहीं चल सकती क्या, कितनी बार कहा है संभाल कर चला करो। अति धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, आप ना सच में डेविल हो, आते ही मुझे डांटने लगे, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। अब आप मुझे बाद में डांट लेना, पर अभी घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष अति को कुछ देर तक घूरता है और फिर अपनी बाहों में भरकर उठा लेता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसे लगा अति को अपने से चोट आई है और वो उसके डांट से बचने के लिए ऐसा बोल रही है। उसे नहीं पता था कि वो किसी की जानबूझकर की कई साजिश है। अगर अक्ष को इसकी जरा सी भी भनक लगी तो तन्वी को शायद ही कोई अक्ष के गुस्से से बचा सकता है। अति अक्ष की गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है और जल्दी से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। अक्ष जल्दी से बाहर आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था और अति बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई थी। अक्ष प्रिंसेस पैलेस चलने को कहता है और उसकी कार उस ओर बढ़ जाती है। अक्ष अति का सर सहलाकर बोला, ज्यादा लगी है, हॉस्पिटल चले। अति जल्दी जल्दी ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे वहां बिल्कुल भी नहीं जाना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अक्ष अति को घूरने लगता है तो अति एकदम चुप होकर बैठ जाती है। उसे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थोड़ी ही देर में उनकी कार प्रिंसेस पैलेस के बाहर आकर रुकी और अक्ष अति को लेकर बाहर आया और सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। एना इतने दिनों बाद अति को देख बहुत खुश हो गई थी। अक्ष अति को बेड पर लेटाकर उसके ड्रेस की जिप खोलने लगता है तो अति आंखें बड़ी कर अक्ष को देखने लगी। अक्ष की हर एक चुभन उसके अंदर सिरहन पैदा कर रही थी। अति अक्ष का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। अति के इस तरह रोकने से अक्ष अति को बुरी तरह घूरने लगता है, जिससे अति की सारी बोलती बंद हो जाती है। अक्ष उसे ही घूरते हुए बोला, वाइफी अगर तुम्हारी ड्रेस नहीं निकालूंगा तो मुझे दिखाई कैसे देगा कि तुम्हें कहाँ है और कितनी लगती है। तो अब सवाल जवाब बंद करो और गुड गर्ल की तरह चुपचाप बैठी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। अब अति ने कुछ नहीं कहा तो अक्ष धीरे से अति की जिप खोलकर उसकी ड्रेस निकलकर एक साइड में रखता देता है और अति के पेट को देखने लगता है जहां पर उसे चोट आई थी वो जगह लाल हो चुकी थी। अति की नजरें शर्म से झुकी हुई थी और गाल लाल हो गए थे। उसे अक्ष के सामने इस तरह से शर्म आ रही थी। अक्ष अति के पेट पर जहां चोट आई है वहां पर हाथ रखता है तो अति की हल्की सी आह निकल जाती है। अक्ष गुस्से से अति को घूरते हुए बोला, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, देखकर नहीं चल सकती थी क्या, अब खुद को ही चोट लगवा लिया ना। अति मुंह फूला कर बोली, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं तो सामने देख कर ही चल रही थी लेकिन पता नहीं किसी ने मुझे गलती से पीछे से धक्का दे दिया और मैं खुद को संभाल नहीं पाए और सामने रखे टेबल से टकरा गई और मुझे लग गई। अक्ष अति को ध्यान से देखने लगा। उसे अब ये समझते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि अति झूठ नहीं बोल रही थी। अब उसे उस इंसान पर बेहद गुस्सा आने लगा था जिसकी वजह से अति को चोट आई थी। अक्ष जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसको खोल लेता है और अपने हाथ में दवाई लगाकर अति के पेट को टच करता है तो अति की फिर से एक आह निकल जाती है। अति धीमी आवाज में बोली, आराम से, दर्द हो रहा है। अक्ष अति के पेट कर हल्के हाथों से दवाई लगाते हुए सर्द आवाज में बोला, किसकी इतनी हिम्मत जिसने तुम्हें टच किया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अति जिसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी वो अपनी नजरें उठाकर अक्ष को घूरने लगी और बोली, आप फालतू में इतना गुस्सा करते हो, शायद किसी से गलती हो गई होगी और वैसे भी मैं ठीक हूँ। बेचारी अति कितनी मासूम है। उसे तो यही लग रहा था कि तन्वी से शायद गलती से उसे धक्का लग गया होगा और वो सामने टेबल से टकरा गई। अक्ष अति को अच्छे से दवाई लगाकर अपनी एक शर्ट पहना देता है और एक पेन किलर देता है। अति मुंह बनाकर उसे खा लेती है और चुपचाप लेट जाती है। उसे हल्का दर्द अब भी हो रहा था लेकिन अक्ष का गुस्सा देख उसे इस वक्त चुप रहना ही सबसे अच्छा रास्ता लगा। अति आंखें बंद कर लेती है लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। अति की आंखें खुल गई और वो जल्दी से उठ जाती है और वही बेड के साइड वाली टेबल से अपना पर्स उठाती है और उसमें से फोन निकलती है।
अति जैसे ही फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखती है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वही अति की स्माइल देख अक्ष उसे घूरने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसका चेहरा ऐसा उतरा हुआ था जैसे ना जाने कितने दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया हो, लेकिन अब देखो अपने डैड का कॉल देखते ही कैसे पल में ही सब बदल गया। अक्ष भी अति के फ़ोन की तरफ देखता है। फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही अक्ष के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने गुस्से से फ़ोन को घूरा और खुद को शांत करने के लिए एक लंबी गहरी सांस ली। अति जैसे ही कॉल पिक करने को हुई कि अक्ष ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसे घूरते हुए बोला, इट्स टाइम टू स्लीप वाइफी। अति बेचारा का मुंह बनाकर अक्ष को देखने लगी और कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर सोचकर उसके होठों पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी नीली आंखों में बड़ी ही मासूमियत से और प्यार से उससे रिक्वेस्ट करने लगी। उसका बहुत मन था अपने डैड से बात करने का। उन दोनों की बहुत कम ही बातें होती थी, लेकिन अक्ष को इससे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अति के फ़ोन को अपने पैंट की पॉकेट में रख लिया। अति घूरकर अक्ष को देखने लगी। अति चुपचाप बेड पर लेट जाती है और मन ही मन अक्ष को कोसने लगती है और जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। अक्ष अति के सोने के बाद अपने कमरे से बालकनी में चला जाता है। अक्ष ऊपर खुला आसमान को निहारने लगा और काफ़ी टाइम तक निहारने के बाद रेलिंग पर हाथ रखकर ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए कुछ सोचने लगता है। लंदन में निरंजन जी अब लंदन आ गए थे क्योंकि उन्हें अपना यहाँ का बिजनेस भी संभालना था और वैसे भी अब उन्हें अति को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें पता था अक्ष अति को हमेशा सेफ रखेगा, लेकिन वो अक्ष की इस बात से बेहद परेशान थे कि क्यों वो उन दोनों को इस तरह से अगल रखना है। वो बेबसी से अपने फ़ोन को देख रहे थे। अति जब से अक्ष के पास गई थी उन दोनों के बीच बहुत कम ही बातें होती थी। निरंजन जी एक गहरी सांस लेकर बोले, मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी प्रिंसेस मैंने तुम्हें दी है और मुझे पता है तुम भी उसे बड़े हिफाजत से रखते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं जब तक अपनी प्रिंसेस से बात नहीं कर लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। निरंजन जी फिर से अति को कॉल करने लगते हैं। वही अक्ष फ़ोन रिंग की आवाज़ सुन अपने पेंट की पॉकेट से फ़ोन को निकलता है और उसे देखने लगता है। एक बार फिर से निरंजन जी का कॉल देख उसके चेहरे के भाव एक बार फिर बिगड़ जाते हैं और वो वैसे ही फ्लैश हो रहे नाम उसे घूरने लगता है। काफ़ी देर तक रिंग होने के बाद कॉल कट जाता है। निरंजन जी को लगा कि अति सो गई है, इसलिए वो कल सुबह अपनी प्रिंसेस से बात करने का सोचते हैं। जैसे ही कॉल कट होता है अक्ष अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। अक्ष किसी को कॉल कर बोला, मुझे 1 घंटे के अंदर उस जगह का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इतना बोल अक्ष बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर तक वैसे ही चांद को निहारने के बाद अक्ष अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में चला जाता है। वही तन्वी अब काफ़ी खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी जो अति को चोट पहुंचाने पर उसे मिली थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो किया है उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। वही अधिक आस्था को खुद घर ड्रॉप करने जाता है, लेकिन पूरे रास्ते भर उनके बीच कोई बात नहीं होती है। अधिक बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तन्वी भी उन्हीं के साथ थी जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया। वैसे भी अब आस्था उसे मिल गई थी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अक्ष अपने स्टडी रूम में जाता है तो उसे मान वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि अक्ष ने ही उसे बुलाया था। मान काफ़ी परेशान लग रहा था। बस अभी के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए ताकि मेरा भी हौसला बने और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रोमांटिक हॉट स्टोरी लेकर आता रहूँ।